आज देश में एलपीजी की बहुत बड़ी कमी हो गई है। लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। कहीं पे मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रही है। सरकार पूरे प्रयास कर रही है एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद हम खबरें देख रहे हैं कि लोग एलपीजी न मिलने की वजह से अपना काम छोड़ के घरों की तरफ जा रहे हैं। तो आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ श्री पवन सरीन हैं। वे इंडियन ऑयल में लंबे समय तक एलपीजी फील्ड देखते रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन मास्टरमाइंड्स में, पवन जी। थैंक यू। पवन, अब अगर हमें थोड़ा सा बता सकें कि ये क्या सच में कमी है देश में एलपीजी की, या ये कुछ बनावटी चीज है? नमस्कार। देखिए शरद जी, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एलपीजी एक बहुत ही लोकप्रिय और क्लीन फ्यूल है जो अवेलेबल है हमारे देश में। और इस सोसाइटी के हर वर्ग के पास इस समय एलपीजी का उपयोग है। ये जाहिर सी बात है कि इस समय जब पूरे देश में ये जो वेस्ट एशिया वॉर है, इससे इसके इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ना सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में इसका एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें जो सप्लाईज हैं वो बाधित हुई हैं। जो रास्ता है वहां से जो एलपीजी की सप्लाईज थी वो काफी हद तक बाधित हुई है। 1.5 महीना करीब करीब हो गया है इस तरह की सिचुएशन को सस्टेन करना। करते हुए भी हम लोगों ने फिर भी एक बहुत अच्छा काम किया है कि एलपीजी की सप्लाईज को जारी रखा है। थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन किया गया है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में, क्योंकि एलपीजी का जो उपयोग है बेसिकली ये 85% टू 88% डोमेस्टिक सेक्टर में है, और डोमेस्टिक सेक्टर को प्रभावित नहीं होने दिया है। जिसके पास कंज्यूमर जिस भी ऑयल कंपनी का है वो आज भी अपना गैस बुक कराता है और उसको उसकी आपूर्ति होती है 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन में। पूरे देश में इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई मेजर ऑब्स्टिकल हो रही है, बट ओनली थिंग इज कि पैनिक नहीं होना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। जो आज हमारे एलपीजी पास का, कितने दिनों का स्टोरेज होगा एलपीजी का? देखिए, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में एलपीजी का करीब 10 से 11 दिन का स्टोरेज हमेशा रहता है। और हमारे अपनी इंडिजिनस प्रोडक्शन जो है वो करीब 50% से ऊपर है, जो कि ऐसे समय में करीब करीब हम उसको ओवर कैपेसिटी पे रिफाइनरीज रन करके एलपीजी का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो कि करीब करीब 35 से 40% तक अधिक हो रहा है। तो पूरा प्रयास है कि इसकी जो लॉजिस्टिक्स हैं और इसकी जो सप्लाई पैटर्न है वो मेंटेन रहे, और ऑल्टरनेट सोर्सेस जो इंपोर्ट के हैं उनको भी अच्छे से खंगाला गया है, वहाँ से भी टाई अप्स हुए हैं, और एलपीजी का जो वहाँ से इंपोर्ट है, सब्स्टिट्यूट्स जो कंट्रीज हैं वहाँ से भी चालू हो गया है। लेकिन जैसे कि यहाँ से एक टर्न अराउंड टाइम 4 से 5 दिन का होता है, दूसरे कंट्रीज से वो टर्न अराउंड टाइम कई जगह पे 15 दिन, 20 दिन, 22 दिन का भी हो रहा है। शिप कंटेनर्स की कैपेसिटी जो इंश्योर्ड व्हीकल्स हैं उनके एक लिमिटेड है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे आपकी सप्लाईज बाधित हो गई हैं, एक ही जगह पे बहुत सारे आपके जो शिप कंटेनर्स हैं वो कंसंट्रेट हो गए और आपका माल नहीं ला पा रहे हैं, तो उनका रोटेशन जो है वो बाधित है। तो इस कारण कई जगह पे ऐसा होने से सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स पैदा हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल आई थिंक हमारे देश में ऐसा कोई कमी वाला फैक्टर नहीं है। सिर्फ ये है कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में मैं ज़रूर मान सकता हूँ कि थोड़ी देर के लिए बाधित हुआ है, लेकिन वो भी अब दिन पर दिन इम्प्रूव हो रहा है। कि जब वॉर खत्म हो जाएगा और हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाता है, तो उसके बाद भी सिचुएशन नॉर्मलाइज होने में करीब कितने दिन लग सकते हैं? देखिए, इस चीज़ का आकलन इस समय करना एक ससेप्टिकल हाइपोथेसिस होगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि पहली चीज़ तो वॉर पूरी तरह बंद हो। हॉर्मुज स्ट्रेट एक ऐसा रास्ता है जहां से करीब करीब दुनिया का 20 से 25% ट्रेड होता है,
और हमारा ट्रेड, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो वहाँ से, वेस्ट एशिया से इसी रास्ते से आते हैं। अब वहाँ पे किस एक्सटेंट तक डैमेज हुआ है इसका असेसमेंट वॉर खत्म होने के बाद ही हो सकता है। लेकिन मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि यदि सब चीज़ पॉजिटिव नोट पे रहती है, वॉर खत्म हो जाती है, तो फिर भी महीना 2 महीना लग सकता है चीज़ों को नॉर्मलाइज़ होने में, मिनिमम। अच्छा, ये जो ब्लैक मार्केटिंग है वो कैसे रुक सकती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोगों के पास लाइन लगी हुई है बहुत लंबी लंबी, और कहीं दूसरी जगह देखते हैं तो हम्म, दसियों सिलेंडर लोग रख के ले जा रहे हैं, किसी ट्रक में, किसी बस में, अलग अलग चीजों में। तो कहीं तो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है जिसकी वजह से आर्टिफिशियल क्राइसिस शुरू हुई है। देखिए, ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे देश के सामने एक ऊर्जा संकट पैदा हुआ है, कुछ ऐसे तत्व समाज में हैं जो इसका दुरुपयोग करते हैं और ऐसे मौके का फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज पूरी तरह एक्टिव है। हर स्तर पे जो गाइडलाइंस हैं उसके तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आपके पास स्टेट वाइज डेटा अवेलेबल है जहाँ पे बहुत सारे रेड्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, एफआईआर्स हुई हैं, मुकदमे दर्ज हुए हैं। और इन ब्लैक मार्केटर्स, जो भी अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स हैं, इस मौके का जो फायदा उठाने का कोशिश कर रहे हैं, वो एक तरीके से देशद्रोह है। और लॉ इट्स टेकिंग इट्स कोर्स। तो ये बताइएगा कि ये जो एलपीजी है ये इतना इन्फ्लेमेबल है, और इसमें और जो सरकार जिस पे बहुत ज्यादा जोर दे रही है पीएनजी, दोनों में फर्क क्या है? देखिए, एलपीजी इज द प्योरेस्ट फ्यूल अवेलेबल। ये बेसिकली जो हमारी प्रोपेन और ब्यूटेन, दो कार्बोहाइड्रेट गैसेस हैं, उनका मिश्रण है। हमारे देश में इसका अनुपात 70% ब्यूटेन और 30% प्रोपेन के हिसाब से होता है। पीएनजी इज अ बेसिकली अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, जिसे कि हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, और इसमें बहुत सारी गैसेस का ये मिश्रण है। अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ी सी बेहतर स्थिति में है हम, एज फार एज सीएनजी कंसर्न। जब इसको हम किसी भी सिटी में गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में डालते हैं तो ये पाइप फॉर्म में होती है, तो पाइप नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी के रूप में रहती है। इसका उपयोग आजकल ऑटोमोटिव्स में भी बहुत बढ़ गया है। और ये बेसिकली एज अ फॉडर स्टॉक फॉर फर्टिलाइजर एंड पावर इंडस्ट्री के हिसाब से आज से 15 साल पहले इसको इन्विसाज किया गया था। और जब ये इस तरह से ग्रिड बनाया गया तो इसमें जितने भी सिटीज आए तो उनमें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का प्रारूप लिया इसने। और ये एक सुविधा जो है हमारे देशवासियों को सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई है। इकोनॉमिकल है ये। और दोनों ही गैसेस जो हैं, इनका बड़ा ही लोकप्रिय है प्रचलन एज अ फ्यूल। एलपीजी में जो है इसका इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूसेज काफी एक्सटेंट तक होता आ रहा था पिछले कई सालों से, जो कि अब धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है पीएनजी के ऊपर। जहाँ तक सेफ्टी का इशू है, तो दोनों में ही एक सेफ्टी से रिलेटेड जो हमें हैबिट्स हैं फॉर्म करनी पड़ेंगी, करनी चाहिए, और जो हो भी रही हैं, जिसका मास प्रोपगेशन भी हो रहा है, कि इसमें एज अ सेफ्टी हैजर्ड ना हो। आपके घरों में इसमें नेकेड इलेक्ट्रिक वायर्स के आसपास ना हो ये। साथ ही आपके जो चूल्हे हैं उस पे हमेशा साफ सुथरे रहने चाहिए, ब्लू फ्लेम आनी चाहिए। और सब लोगों को कंजर्वेशन मोड में इसको यूज करना चाहिए आज के संक्षेप में, ताकि इसका मैक्सिमम यूसेज हम इंटेलिजेंटली कर पाएं और समाज के हर वर्गों को ये बराबर रूप में सबको मुहैया कराई जा सके। और जी सरकार ने जो बुकिंग कराने के ड्यूरेशन था 2 सिलेंडर्स के बीच में, उसको शहरों में 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है, और गांव में, रूरल एरियाज में 45 डेज कर दिया है। तो क्या ये सही है? देखिए, मैं आज के परिक्षेप में तो मैं इसके ऊपर
सिर्फ अपनी टिप्पणी दे सकता हूँ। जी। और मेरे हिसाब से ये सरकार ने बिल्कुल सही कदम उठाया है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये कोई ऐसा एडहोकिज़्म के बेसिस पे कदम नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा स्टैटिस्टिकल लॉजिक है। पर कैपिटा कंज़म्पशन जो है उसका पूरा डाटा अवेलेबल रहता है, और उसके तहत ये देखा गया है कि गाँव के एरियाज़ में हमारा जो पर कैपिटा कंज़म्पशन है वो करीब-करीब 5 केजी के आसपास है। व्हेरेज़ शहरों में वही कंज़म्पशन करीब साढ़े 9-10 केजी के आसपास है। सीधी-सी बात है कि आपका जो डोमेस्टिक सेक्टर में, आपका शहर में जो कंज़म्पशन है, वो एक सिलेंडर एक नॉर्मल फैमिली में 5 लोगों की फैमिली में करीब-करीब 35-40 दिन चलता है। वही चीज़ गाँव में देखी गई है कि वही सिलेंडर गाँव में करीब-करीब 2 ढाई महीना, 3 महीने के आसपास तक चलता है ऑन एन एवरेज। तो इसके मद्देनज़र, चूँकि इस समय ये विश्व के सामने इतनी बड़ी एनर्जी क्राइसिस हो गई है, हमारे देश में तो फिर भी आप देखेंगे कि सुचारू रूप से एटलीस्ट डोमेस्टिक सेक्टर में नॉर्मल सप्लाईज़ चल रही हैं। जी। आप सिलेंडर बुक कराओ, आपको आपके कंज़्यूमर नंबर के हिसाब से गैस की सप्लाई 1, 2, 3 दिन के अंदर मिल रही है। तो इसके मद्देनज़र कि भई इसको हम किसी तरह सस्टेन कर सकें, इंटेलिजेंटली इसको यूज़ कर सकें, ये कदम उठाया गया है। 25 दिन का शहरों में और 45 दिन, जो कि एक जुडिशियस डिसीजन है, मेरे लेकिन हिसाब गाँव से। में इतना ज़्यादा समय इसलिए भी लगता है क्या, क्योंकि वहाँ पे जो लकड़ी पे भी खाना बनाते हैं, और उसमें कुछ कंडे पे भी खाना बनाते हैं। इन देखिए सब। देखिए ऐसा है कि आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि आज से करीब 10-12 साल पहले तक जो एक पेनिट्रेशन परसेंटेज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए 100 फैमिलीज़ हैं किसी एक जगह पे, तो वहाँ पे 100 में से 25 फैमिलीज़ के पास ही एलपीजी का गैस कनेक्शन था, आज से 12 साल पहले। 10-12 सालों में ये परसेंटेज जो है अब बढ़ के हमारे देश में 100 से ऊपर निकल गई है। कई स्टेट्स में तो इससे कहीं ज़्यादा है। जी। यानी कि एलपीजी का जो उत्थान है, ये पिछले 10-12 साल में बड़ा वाइड स्प्रेड फॉर्म में हुआ है। समाज के हर वर्ग को, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी एलपीजी कनेक्शन की फैसिलिटी मिली है। रिमोटेस्ट कॉर्नर में आप चले जाइए, आपको एलपीजी का कनेक्शन मिलेगा लोगों क्या के क्या ये पास। जो उज्ज्वला योजना थी उसकी वजह से जी, या कोई और भी जी, वजह है? जी। उज्ज्वला योजना एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉपुलर योजना रही है, जिसके तहत हम लोग ये चीज़ कर पाए। अब इसका यूसेज धीरे-धीरे बढ़ रहा है। गाँव में बहुत सारे लोग को आदत पड़ी हुई थी लकड़ी और कोयला और गोबर से ये लोग अपना काम चला रहे थे, जिसके बहुत नुकसान, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी थे, लेकिन लोग उस चीज़ को धीरे-धीरे अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि एलपीजी के माध्यम से एक उनको एक स्वच्छ, कन्वीनिएंट और बेहतरीन फ्यूल मिला है, जिसका वो पूरी तरह इस समय फ़ायदा उठा रहे हैं। कहा जाता है कि गाँव में अवेलेबिलिटी की भी प्रॉब्लम है, और दूसरी चीज़ कि वहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है उसके हिसाब से वो महीने में भी या 2 महीने में भी एक बार सिलेंडर लेना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। देखिए, तभी तो सरकार ने उनको विशेष सब्सिडी प्रदान करी है उज्ज्वला के तहत, ताकि कम से कम जो फ्यूल अ, हम 50% से ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, जिसकी इतनी बड़ी कीमत है, उसको सरकार उसका काफ़ी खर्चा और बोझ अपने ऊपर लेके उनको उपलब्ध करा रही है। तो ये तो एक बहुत बड़ी सहूलियत है, जो कि इतनी पॉपुलर हो रही है कि धीरे-धीरे इसका यूसेज बड़े मैसिव स्केल पे बढ़ता जा रहा है। और अभी तक आपने देखा होगा कि कोई ऐसी अ, विशेष समस्या नहीं, हमारे यहाँ करीब 34-35 करोड़ उपभोक्ता हैं एलपीजी के। जी। और इसका मतलब ये हुआ कि 34-35 करोड़ फैमिलीज़ एलपीजी का कनेक्शन इस्तेमाल कर रही हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि करीब-करीब सवा सौ करोड़
4 से 5 लोगों की भी फैमिली यदि हो तो 125 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन जो है वो एलपीजी का यूसेज कर रही है। तो ये एक अपने में बहुत बड़ा एक मैसिव यूसेज है, जिसकी लॉजिस्टिक्स जो है, अगर आप देखें तो हमारे पूरे देश में इतनी जबरदस्त लॉजिस्टिक्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अवेलेबल है, तभी तो हम ये इतना मुहैया करा पा रहे हैं। 150 से 160 से ऊपर हमारे बॉटलिंग प्लांट्स हैं, तो इंडस्ट्री बेसिस पे अगर देखें 20 के आसपास रिफाइनरीज हैं, पूरा नेटवर्क है पाइपलाइंस का, ट्रांसपोर्टेशन का, रेलवेज के थ्रू, रोड के माध्यम से, और उसके बाद स्टोरेज, इसकी कैपेसिटीज बनी हुई है हर जगह पे। तो ये एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कोई ऐसी मामूली चीज नहीं है, जिससे कि रिमोटेस्ट कॉर्नर तक सिलेंडर आपको उपलब्ध कराया जा सके थ्रू ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड देयर डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन अभी भी जो इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? कि क्या लोगों ने ज्यादा सिलेंडर्स ले रखे हैं, या दे आर कंज्यूमिंग मोर और उसको कंजम्पशन कम करने की जरूरत है? वजह क्या है? देखिए, लाजमी सी बात है कि ऐसे सिचुएशन में कभी कभी पैनिक होना एक स्वाभाविक बात है। पैनिक नहीं होना चाहिए, हम सब इस चीज़ को एग्री करते हैं, और तभी हम एजुकेट करना चाहते हैं अपने सारे कस्टमर्स को कि भाई जिनके पास वैलिड कंज्यूमर हैं, जो जिस कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटरशिप के, अपना वो गैस ऑनलाइन बुक कराएं। उनके पास उसका एक कोड आएगा और उसके तहत उनको गैस मिलेगी। 1 दिन 2 दिन का डिले हो सकता है, और काइंडली आप अपने वैलिड कंज्यूमर नंबर पे उस चीज़ को फॉलो करें, ऑनलाइन बुकिंग कराएं, ऑनलाइन तरीके से चलें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि समस्या वहां पे आ जाती है जहां पे लोगों को एकदम से अकस्मात ज़रूरत पड़ जाती है, और वो शायद उस समय अवेलेबल नहीं हो पाती है, या कोई बुकिंग में प्रावधान का जो सिस्टम है वो सुचारू रूप से काम नहीं करता। बट ये टेम्पररी फिनोमेना है, और मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में 1.5 महीने के बाद भी कोई बहुत मेजर क्राइसिस कहीं पे हो। गैस आ रही है, आराम से मिल रही है डोमेस्टिक सेक्टर में, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जरूर थोड़ा सा बाधित करना पड़ा है, और वो भी डे बाय डे अब इम्प्रूव हो रहा है। जो मुझे सुनने में आया है, करीब करीब 80% तक कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी गैस का सप्लाईज खोल दी गई है। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कि क्या हमें क्रूड ऑयल की तरह एलपीजी या यानी कुकिंग गैस के लिए भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाने की जरूरत है, जिससे कि आगे भी हाँ, कभी अगर सप्लाई बाधित हो तो लोगों को दिक्कत ना हो? देखिए ऑलरेडी हम लोग लॉन्ग टर्म विजन में इस चीज़ के ऊपर कार्यरत हैं, और हमारे देश में हमें बड़ा फक्र महसूस करना चाहिए कि इस दिशा में काफ़ी कदम उठाए जा सके हैं। स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स होना एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में एक बहुत फायदेमंद प्रोपोजिशन रहता है। हमारे देश में गैस, जैसे मैंने आपसे कहा कि इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है आज की तारीख में, और ये हमेशा से रही है। टू एन एक्सटेंट स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स एक हमें किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के अगेंस्ट एक कुशन देते हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 1.5 महीने का पीरियड में हमारे सप्लाईज जो एलपीजी के मेनली रहे हैं, और भी पीएनजी में भी डेफिनेटली बाधित हुए हैं, और कुछ एक्सटेंट तक हमारी रिफाइनरीज को भी क्रूड ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ भी थोड़ा सा बाधा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे प्रयासों से कम हमने अपनी रिफाइनरीज को रनिंग अवस्था में रखा, और इतनी ज़्यादा रखा कि इस समय तो एलपीजी का ऑलमोस्ट 40% प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं। तो हैट्स ऑफ टू द टीम एफर्ट of the oil industry, ably guided by the present government, कि हम लोग इस चीज को सस्टेन कर पाए हैं। चैलेंजिंग सिचुएशन जरूर है, बट मायूस वाली स्थिति नहीं है। हमें एज अ सोसाइटी अपना दायित्व निभाना चाहिए, और पैनिक नहीं आने देना चाहिए। सुचारू रूप से इस्तेमाल करें, इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करें, कंजर्वेशन मेथड्स अडॉप्ट करें। अगर आपके पास
इलेक्ट्रिक इंडक्शन है तो आप कम से कम पानी का उबालने का काम तो उस पे कर ही सकते हैं। अगर सब लोग अपना दायित्व निभाएंगे और जिस तरह से ये चोर बाजारी और काला बाजारी है, अगर उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़े तो जरूर इस स्थिति से भी बहुत आराम से हम लोग निकल जाएंगे। थैंक यू पवन जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। मुझे लगता है मेरे हमारे दर्शकों को भी यह वीडियो पसंद आया होगा, और इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए देखते रहें इंडियन मास्टरमाइंड्स। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, और लगातार देखते रहें इंडियन मास्टरमाइंड्स।